सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग सीख सकें कि कैसे हम लोगों ने इजीली प्रीलिम्स 2024 में सीएससी का कट ऑफ और आईएफओएस का कट ऑफ दोनों इजीली क्लियर किया था। सो विदाउट एनी अडू लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 52। सुमित भाई हमारे साथ हैं, तो सुमित भाई आपका स्वागत है। ओके। धन्यवाद। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 52 ये है, सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। ओके, सिंडिकेट लेंडिंग तो मैंने पहली बार सुना था। इसको वर्ड एसोसिएशन से ही खेलना है। सिंडिकेट लेंडिंग मतलब क्या हो सकता है? सिंडिकेट मतलब क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक गिरोह होता है। तो जब गिरोह में कोई लोग आपको लेंड करेंगे, यानी वो कोई एक मेंबर लेंड नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे मेंबर्स लेंड कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे मेंबर्स लेंड करेंगे, तो जब डिफॉल्ट का रिस्क होगा, तो वो किसी एक मेंबर पर क्यों आएगा? वो सारे मेंबर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो लॉजिकल लगा मुझे। सेकंड, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। अब देखिए, अब यूपीएससी का ये फेवरेट तरीका है क्वेश्चन स्टेटमेंट को गलत बनाने का। दिस कैन बी यूज्ड हियर बट नॉट हियर। 2022 के प्रीलिम्स में देखिए, 2023 के प्रीलिम्स में देखिए, मैक्सिमम गलत स्टेटमेंट्स इसी कैटेगरी के बनाए जाते हैं। अब तो भले ही मुझे पता नहीं था कि सिंडिकेट लेंडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इस यहाँ से मैंने सीधे स्टेटमेंट टू को एलिमिनेट किया। और एलिमिनेट किया भी जा सकता है ये। द सिंडिकेट लेंडिंग कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन मतलब क्या होता है? क्रेडिट लाइन थोड़ा जैसे आप कंट्रीज के बीच में देखिए, तो इंडिया क्रेडिट लाइन किसको देती है? खासतौर पे गरीब कंट्रीज को देती है, जो कि किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहे हो। अफ्रीकन कंट्रीज को देती है, तो वो थोड़ा सा रिस्की अफेयर होता है। तो जब रिस्की अफेयर होगा, तो वो मतलब ये स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है? स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। तो जब पहला स्टेटमेंट बोरोवर डिफॉल्ट को रिस्क करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट लाइन भी दे देते होंगे ना, रिस्की लेंडिंग भी ये कर देते होंगे ना। तो वहां से आप स्टेटमेंट नंबर टू को एलिमिनेट करिए। तो यही मैंने किया था। सुमित भाई बताइए। हाँ, एकदम सही लॉजिक है। इसमें यही है कि सिंडिकेटेड लेंडिंग का मतलब होता है कि जैसे किसी भी बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत है, तो एक बैंक उसको लोन नहीं देगा, क्योंकि अगर एक बैंक लोन दिया और वो डिफॉल्ट कर गया तो पूरा बैंक बैठ जाएगा। इसका मतलब कि बहुत नुकसान होगा उस बैंक को। तो सिंडिकेटेड लेंडिंग में ही होता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साथ आते हैं और कुछ परसेंटेज अमाउंट मिला के उसको देते हैं लोन में, ताकि रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसका यही मतलब होता है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट है, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। इसको आप कॉमन सेंस से भी अगर देखेंगे कि क्रेडिट लाइन क्यों नहीं हो सकता है, बैंक अगर दे रहा है तो बैंक के पास जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लोन देने के, वो सारा यूज कर सकता है। उसमें उसका कोई वो नहीं है कि मैं ये वाला नहीं दूंगा ये वाला दूंगा। उसको तो इंटरेस्ट कमाने से मतलब है, हम्म। चाहे जैसे अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो बेचे, तो हम्म। क्रेडिट लाइन भी देगा। तो इसीलिए दूसरा वाला। और ये जो कैन नॉट बी, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। जैसा हम्म। कृपा भाई ने बताया कि ये ऑप्शन गलत करवाने का तरीका है यूपीएससी का, ये स्टेटमेंट गलत बनाने का। तो हम्म। इसीलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट वन सही है। हम्म। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा 23 के प्रीलिम्स में शायद पूछा था कि कोई पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल का बात हुआ था, तो उसमें हुआ था कि दिस कैन बी फाउंड हियर बट इट इज नॉट फाउंड नेचुरली इन द गट। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो अक्रॉस द सब्जेक्ट, ये भले ही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, वो जो है कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन यूपीएससी के गलत स्टेटमेंट बनाने की जो शैली होती है वो एक ही होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपये, अब देखिए ये सीबीडीसी जो था बहुत न्यूज़ में था, हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक था, वो क्वेश्चन आ भी गया। तो इकोनॉमिक्स में जो करंट अफेयर में चीज़ें होती हैं, उससे हाई प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आ जाता है। सो इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई ने ही इसको इशू किया था। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। बिल्कुल, कोई भी मनी जो जो आरबीआई इशू करता है वो आरबीआई की लाइबिलिटी साइड में ही होता है। लाइबिलिटी साइड का मतलब क्या कि वो मतलब जो डिजिटल रूपी है या कोई भी अगर वो फिजिकल रूपी भी है, ये आरबीआई के किसी भी एसेट द्वारा बैक होता है। आरबीआई की एसेट वो मतलब कौन से एसेट हो सकते हैं? जैसे गोल्ड हो गया, जैसे आईएमएफ में वो जो रिजर्व ट्रेंच होता है वो हो गया, या फिर ये फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए, ये सब आरबीआई के एसेट्स हैं। तो वो उससे बैक्ड होता है। तो ये डिजिटल रूपी भी एक तरह का रूपी ही है, तो वो भी एक लाइबिलिटी ही है। तो वो बिल्कुल ये एज ए लाइबिलिटी होगा। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। मतलब क्या बात है? मतलब डिजाइन
के ही आधार पर ये इन्फ्लेशन से इंश्योर हो जाएगा। मतलब ये जादू चल रहा है क्या, या मजाक चल रहा है क्या, कि आपने डिजाइन कर दिया, कुछ ऐसा डिजाइन आपने बना दिया कि इन्फ्लेशन से ऐसे ही वो इंश्योर हो गया। तो कितना ये फालतू स्टेटमेंट है। थर्ड गलत हो गया। इट इज फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। अब देखिए, अब अगर ये सोचिए, अगर ये फ्रीली कन्वर्टिबल नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास डिजिटल रूपी है, आप इसको मतलब बैंक में ले जा रहे हैं, बैंक वाला आपको पैसा ही नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कोई भी कंट्री क्या चाहता है, अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना चाहता है। अब किसी गरीब के अकाउंट में आपने डिजिटल रूपी कर लिया और आपने उसको कह दिया कि भाई ये फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है, वो बेचारा जाएगा बैंक में, बैंक वाला कहेगा कि ये फ्रीली कन्वर्टेबल है ही नहीं। तो ये तो खराब बात है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के खिलाफ ये बात है। तो डिजिटल रूपी का मेन पर्पस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। तो फ्रीली कन्वर्टेबल ये होगा ही ना। डिजिटल रूपी क्या है, डिजिटल रूपी वही है जैसे कॉमन जो हम लोग के जैसे यूपीआई का अकाउंट हो गया, गूगल पे फोन पे में हो गया, वहाँ जो पैसा होता है और डिजिटल रूपी में अंतर क्या होता है। जो गूगल पे फोन पे में जो पैसा होता है, इट इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजिटल मनी। जो डिजिटल सॉरी, इट इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल मनी। जो फिजिकल मनी हम लोगों ने बैंक में जमा किया होता है, उसका डिजिटल रूप जो है हमें अपने गूगल पे अकाउंट या फोन पे अकाउंट में दिखता है। लेकिन डिजिटल रूपी ये अलग मनी होता है, जो अलग मनी यूपी अरे आरबीआई ने उसको इशू किया है। तो आरबीआई जब अलग मनी इशू करेगा, यानी इट इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजिटल मनी। यहाँ ये कोई फिजिकल मनी का ये रूप नहीं है, ये एक अलग से डिजिटल मनी है। तो वो फ्रीली कन्वर्टेबल होगा ही। तो यहाँ से मैंने इसको 4 को सही माना था, 1 to 4 आंसर आ गया था। सुमित भाई बताइए। हाँ एकदम सेम लॉजिक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो जैसे आप देखते हो कि जब भी आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है तो कैसे इशू करता है। एक तो कुछ एसेट रखता है, उस एसेट के बेसिस पे फिजिकल करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स इशू करता है, ठीक है। वही उसका मनी होता है। अब आरबीआई इसमें डिजिटल मनी में क्या होगा कि आरबीआई जो है फिजिकल करेंसी नोट्स न इशू करके, वो नोट्स निकलेगा ही नहीं। हम्म। वो नोट न इशू करके सीधे डिजिटल बैंक डिजिटल रुपी इशू करेगा जो कि आपके वॉलेट में स्टोर होगा। अब जैसे अभी अभी बताया गया कि अभी जो हमारे फोन पे गूगल पे के वॉलेट में पैसे स्टोर होते हैं, वो फिजिकल मनी कहीं ना कहीं पड़ी होती है किसी न किसी आपके बैंक अकाउंट में या बैंक बैंक के लॉकर में, चेस्ट में। वो फिजिकल मनी कहीं ना कहीं पड़ा होगा बंडल बना के, उसका रिप्रेजेंटेशन बस है वो डिजिटल मनी। लेकिन यहाँ पे वो फिजिकल मनी इशू होगा ही नहीं। तो क्योंकि ये सीबीडीसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बहुत न्यूज में रहा है पिछले 2-3 साल में, और जो कन्वेंशनली फॉलोड सोर्सेस हैं जैसे मृणाल के नोट्स हो गए, उसके पिलर 1 में भी इसके बारे में ठीक से बात की गई है। तो अगर वो भी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन सही होगा। और हम्म। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपका मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है और करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि सीबीडीसी न्यूज में, और सीबीडीसी का डेफिनेशन भी अगर आपको मालूम मालूम है, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है कि इट इज ए सोवरन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है। सोवरन करेंसी मतलब कोई भी कंट्री लीगली कोई मनी इशू कर रही है तो वो सोवरन करेंसी होता है। जाहिर सी बात है कि कोई प्राइवेट पार्टी तो इशू कर नहीं रही है, इंडियन गवर्नमेंट इशू कर रही है तो वो सोवरन करेंसी है। आरबीआई इशू कर, पहला तो सही है। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। एकदम सही बात है। अगर पहला ऑप्शन सही तो दूसरा सही होगा ही होगा, क्योंकि देखिए अगर आरबीआई को कुछ भी इशू करना है तो वो लाइबिलिटी में ही इशू करेगी। अगर बिना इसके इसका बैक करता हुआ कोई एसेट नहीं रहेगा तब तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा ना, वो तो हेलीकॉप्टर मनी हो गया फिर। वो तो हम्म। वो तो ऐसा ही हो गया कि प्रिंट नोट छापने की मशीन आप लगा दिए हो। तो दूसरा भी सही होगा, लाइबिलिटी में जाएगा। तीसरा, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। एकदम बकवास बात है, गलत बात है। देखिए इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड सिर्फ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड होते हैं, और कुछ इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड नहीं होता, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। और ये जैसे आपके पास जेब में फिजिकल मनी पड़ा हुआ है, 10 का नोट पड़ा हुआ है, तो क्या वो इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड है? नहीं है। तो भैया जब फिजिकल करेंसी नहीं है तो डिजिटल करेंसी क्यों इंश्योर्ड होगी? वो तो बस फॉर्म अलग है, चीज तो एक ही है। हम्म। तीसरा भी गलत, तीसरा गलत होगा। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 एंड 4 सही होगा। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब ये क्या है, गौतम बुद्धा का नाम ये पूछा था। तो गौतम बुद्धा का नाम, ये स्टेटमेंट, ये जो सेकंड है, शाक्य मुनि और तथागत, तो मुझे पता था। नया पुत्ता के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं तो खेलता हूँ भाई, मैं तो मारता हूँ, तो मैंने 1 2 3 मारा था। हालांकि नया पुत्ता जो है वो महावीर जी का नाम है। तो सुमित भाई बताइए। इसमें देखिए शाक्य मुनि और तथागत, ये पता होता है अमूमन जनरली लोगों को। लेकिन अब कभी आप सोचिए कि अच्छा बुद्ध तो इतने फेमस पर्सनालिटी हिस्ट्री में रहे हैं, और जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं बुद्ध के बारे में तो पढ़ना ही होता है आर्ट एंड कल्चर में। तो हम्म। और शाक्य मुनि और तथागत भी आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने बुद्ध के बारे में पढ़ा है।
और जब बुद्ध इतने फेमस हैं, इतना पढ़ना ही होता है, तो आज तक हमने बुद्ध से रिलेटेड न्यायपुत्ता क्यों नहीं सुना? ये बात सही। तो शाक्य मुनि तथागत अगर हम सुनते हैं तो न्यायपुत्ता भी हमें सुनना चाहिए। तो इसलिए न्यायपुत्ता बुद्ध का तो नहीं हो सकता है। तो शाक्य मुनि और तथागत दो और तीन होगा। दूसरी हम्म। बात, बुद्ध का नाम शाक्य मुनि क्यों है? क्योंकि वो शाक्य क्लैन में पैदा हुए थे। तो जब इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है कि शाक्य क्लैन में पैदा होने वाले मुनि को शाक्य मुनि बोलेंगे, तो कभी आप ये भी बता कीजिए कि फिर महावीर जैन किस क्लैन में पैदा हुए थे? तो उनका न्याय क्लैन करके एक क्लैन था, तो इसलिए उनको न्यायपुत्ता कहते हैं। ओ। और ये महावीर जैन को बोलते हैं। तो एक गलत हो जाएगा और दो और तीन सही होगा। और सीधा सा लॉजिक है, अगर बुद्ध को न्यायपुत्ता बोलते तो आप कहीं ना कहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो आप न्यायपुत्ता सुन और लेते शायद बुद्ध के जहां तक कॉन्टेक्स्ट आपने में। मुझे उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे 16 जून की शाम को, तो आपने बताया था नया पुत्र शायद कोटा में आपका एक फ्रेंड भी था। तो शायद हाँ आपको ये पता था नया हाँ पुत्र हाँ महावीर जी का नाम है। हाँ। तो कोटा में क्या है कि जैन लोगों का हम्म। बहुत थोड़ा सा वर्चस्व है, आपको अलग बिजनेसमैन वगैरह जैन लोग मिल जाएंगे। हम्म। तो मेरा कोटा में ही लोकल का एक फ्रेंड था जैन। हम्म। तो हम्म। उसके मुंह से कहीं ना कहीं मैंने न्यायपुत्ता का महावीर जैन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिस्कशन सुना हुआ था, तो मुझे वो हम्म। भी पता था, इसलिए टू और हम्म। थ्री ही सही था। वही है, जिंदगी में कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कब काम आ जाए ये कोई वो नहीं है। और इसमें मैं एक चीज कहूंगा बिल्कुल। कि जैसे ये शाक्य मुनि तथागत है, एक एक सोर्स मैं रिकमेंड करूंगा। जैसे एक जो नॉर्मल सोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए, वो सब तो पढ़ना ही चाहिए। कभी आपको जैसे पढ़ने का मन ना करे तो एक संसद टीवी करके एक यूट्यूब चैनल है, गवर्नमेंट बैक्ड है ये, संसद टीवी। इस पे आप देखिएगा, वहाँ एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का एक बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट, भारत दर्शन शायद नाम है क्या उसका, वहाँ आप वहाँ की प्लेलिस्ट आप थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा। वो बहुत ही अच्छे से कहीं आप मतलब, भारत एक खोज के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? शायद शायद मतलब आई एम नॉट श्योर, आप वो देख सकते हैं लोग। तो आप वहां से प्लेलिस्ट देखिएगा, वहां बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सिनेमैटिक फॉर्म में जो वर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स यूपीएससी पूछता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से वो मतलब एक्टिंग करके सब समझाते हैं। तो वहां से आप देखेंगे तो मतलब काफी अच्छे से वो ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपको चीजें समझ में आएंगी, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री बार बार ऐसा मतलब टर्म्स वर्म्स पढ़ते पढ़ते इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है और छोड़ देता है। तो वहां से आप इसको देखेंगे तो थोड़ा मजा आएगा आपको देखने में। तो आगे हाँ, बढ़ते हैं। मैं भी एक दो सीरीज हम्म। मैं भी सजेस्ट करता हूँ। 2025 फॉलो को तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, हम्म। लेकिन 2026 वालों के पास अभी टाइम है, तो प्रधानमंत्री करके एक सीरीज आता है, शायद राज्यसभा टीवी पे या दूरदर्शन पे। नहीं, आई एम वो नॉट शायद मेरे श्योर। ख्याल से एबीपी न्यूज का वो प्रधानमंत्री सीरीज है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो भी हाँ। आप देख सकते हैं, थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में थोड़ा समझ विकसित करने के लिए। हम्म। लेकिन हम्म। 25 वाले ना देखें तो ज्यादा बेहतर है, उतना समय सही आप बात। कुछ रिवाइज करने में लगा दें। सही बात। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। अब ये देखिए, आर के, अब ये फेमस यूपीएससी का जो साइट्स के बारे में पूछता है, साइट्स और उनके स्टेट्स के बारे में। तो ये चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ जो है ये मुझे पता था, इमाम गांव मुझे पता था, ये मंगाडू मुझे नहीं पता था, और सालीहुंडम, मतलब आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो चंद्रकेतुगढ़ आप देखिए, यूपीएससी 2021 का पेपर खोल के देखिए, वहां ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब वही पीवाईक्यू को आप एनालाइज करिए तो कम से कम इतना तो एनालिसिस होनी चाहिए ना यार, कि चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है। और यूपीएससी बार बार जब पूछ रहा है कि स्टेट ही पूछ रहा है वो, तो वहां से तो आपको वो करना ही चाहिए। तो चंद्रकेतुगढ़ मुझे पता था कि ये वेस्ट बंगाल में है, यहाँ से गलत हो गया। इमाम गांव ये दुनिया जानती है भाई, महाराष्ट्र में है ये, और ये चालकोलिथिक साइट होता है। ये हर सोर्स में, कोई भी सोर्स आप पढ़ते हो, तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ते हो, नॉर्मल तमिलनाडु की वो पढ़ते हो, नॉर्मल पढ़ते हो, लूसेंट पढ़ते हो, हर जगह इमाम गांव आपका मेंशन्ड है। तो वन गलत है, दो सही है, मेरे ख्याल से आंसर यहीं से आ जा रहा था। ए गलत हो गया और आपका बी सही हो गया। तो ये अगर नहीं भी पता है 3 और 4, तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। सुमित भाई बताइए। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था उस वाले वीडियो में कि हिस्ट्री मेरा हमेशा से कमजोर पार्ट रहा है, लेकिन इतना मुझे भी समझ में आता है कि हिस्ट्री में क्या करके जाना ही चाहिए, कि वो छोड़ के जाएंगे तो अछम्मे हो जाएगा। तो हम्म। जैसे डिस्क्रिप्शन वाला आपको लिखा है ना, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, चालकोलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट, रॉक कट केव श्राइन्स, तो इतना तो आप करके जाइए। ट्रेडिंग पोर्ट टाउन्स का पूरा लिस्ट बना लीजिए, कहाँ पे है और क्या 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 उसके फीचर्स हैं। चारकोलिथिक साइट्स का लिस्ट बना लीजिए, मेगालिथिक साइट का, रॉक कट केव, और पेन पेपर लिए हो तो एक दो और लिखिए, नियोलिथिक साइट्स का भी लिस्ट बनाइए। हम्म। अशोकन मेजर इंस्क्रिप्शंस का, पिलर और रॉक एडिक्ट्स का, दोनों का लिस्ट बनाइए।
और इतना तो आप करके जाइए, इससे एक क्वेश्चन यूपीएससी में जरूर आता है, और आपका किस्मत अच्छा है तो दो क्वेश्चन और आएगा, तो ये एनसीईआरटी करके में जाइए। जो मैप्स मेंशन्ड है, खास तौर से जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की जो तीन किताबें हैं, उसमें जितने भी मैप्स मेंशन्ड है इंडिया के, वहाँ छोटे छोटे साइट्स मेंशन्ड है, वो हर साल वहीं से पूछ रहा है। तो आप मतलब उसको बढ़िया से कर लेंगे तो मतलब ये आपका धर्म है करना। अगर यूपीएससी बार बार वहां से पूछ रहा है और आप नहीं करके जा रहे हैं, फिर आप ये दोष नहीं दे सकते कि क्लियर ही नहीं हो रहा है और ये मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये आपको करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में प्लेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये जो प्रीवियस ईयर्स में प्लेसेस जो पूछ रहे हैं, चालकोलिथिक साइट, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, ये सब तो आप प्लेसेस करके ही जाइए। हम्म। लिस्ट बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। Which of the following rulers of medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at Bhatkal? अब देखिए, ये क्वेश्चन आया था और सिमिलर लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में मिलेगा मेरे ख्याल से, जिसका आंसर बैरम कौन सा खान था, कोई कोई खान था उसका आंसर। तो बहादुर शाह था हाँ, शायद, बहादुर गुजरात शाह। वाला। करेक्ट करेक्ट, वो बहादुर शाह वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी चेंज नहीं करता है, और ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसी टाइम पीरियड से भी डील करता है। तो ये सब चीजें हैं, ये क्या, और यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला जो आप वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, चैप्टर पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में, वहाँ ये सब चीजें बहुत अच्छे से डील हुई हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। अब सच पूछिए तो ये मुझे मतलब मेरे मेरे नोट्स में ये चीज़ें थी, लेकिन मैं ढंग से मैंने रिवाइज नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली, ये पता नहीं था। लेकिन मैंने देखा, ऑप्शन देखा, नरसिम सुलावा, मोहम्मद शाह, यूसुफ आदिल शाह और कृष्णदेव राय। अब मेरा तो भाई सिंपल रहता है कि कोई भी यूपीएससी का फेवरेट एरिया है विजयनगर, अगर कोई भी अगर ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया उसमें ऑप्शन में विजयनगर है, तो मैं तो विजयनगर के साथ जाता हूँ। और विजयनगर में भी अगर चार राजाओं का नाम लिखा हुआ है, उसमें कृष्णदेव राय है, तो मैं तो भाई कृष्णदेव राय के साथ ही जाऊंगा। अब पिछले साल क्या हुआ था, 2021 में एक डैम करके क्वेश्चन पूछा था कि ये पर्टिकुलर तुंगभद्रा डैम था शायद, कि कौन सा तो डैम था, वो किसने बनाया था। तो उसमें मैंने देखा कि चार ऑप्शन थे, उसमें कृष्णदेव राय नहीं था। तो उसमें कृष्णदेव राय के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो देव राय है, तो मैंने देव राय मारा था। तो वहां भी उसको तुक्का कहिए, तो वहां भी सही हो गया था तुक्का, और यहाँ भी तुक्का सही हो गया था। अब इसको तुक्का भी नहीं कहेंगे, इसको जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर की, यूपीएससी बार बार अगर किसी कह रहा है कि ये राजा मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, ये किंगडम मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, तो आपको मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और वो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते, अगर नहीं भी पता है तो आप कृष्णदेव राय के साथ एक इंटेलिजेंट गेस आप यहाँ ले सकते हैं। बताइए सुमित भाई। अब देखिए, आपको एग्जैक्टली आंसर ना पता हो, फिर भी डॉट्स को कनेक्ट करके आंसर कैसे निकाला जाता है। पहले स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का बाइबल है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पढ़ के जाना ही है। स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ना होता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए। फिर बाकी छोड़ दीजिए, ये प्लासी बक्सर से एंग्लो मराठा वराठा सब छोड़ दीजिए। 1885 कांग्रेस फॉर्मेशन से पढ़ना शुरू कीजिए 1947 तक, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियन में आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पोर्तुगीज के बारे में पढ़ेंगे। जब पोर्तुगीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पोर्तुगीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका जनरल था, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। हम्म। ठीक है, वही उन्होंने ही भटकल में फोर्ट बना के पोर्टुगीज पावर को कंसोलिडेट करा था। अब उनका टाइम पीरियड क्या था, 1509 1508 के आसपास का टाइम पीरियड उनका था। इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए, जब आप पढ़ेंगे वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो आपको आना चाहिए। अब ये देखिए कि उस समय ये कौन सा एम्पायर चल रहा था, विजयनगर एम्पायर चल रहा था। तो अब जाहिर सी बात है कि ए और बी में से ही एक ऑप्शन होना चाहिए था, नरसिम्हा सलुवा और कृष्णदेवराय। तो मैंने क्योंकि जैसा कृपा भाई ने कहा, कृष्णदेवराय बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, तो ये ऑप्शन में है। और विजयनगर, अगर आपको इतना पता चल गया कि विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन होगा। तो मैंने भी ए और बी में मुझे डाउट था, पर मैंने हम्म। ए मारा था, वो सही था। हम्म। और कृष्णदेव राय यूपीएससी की नज़र में, कृष्णदेव राय का टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1509 से 29 तक है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी वो कंटेम्प्ररी वाला जो स्टेटमेंट पूछता है, उसमें ध्यान रखिएगा कृष्णदेव राय जो है इब्राहिम लोदी का भी कंटेम्प्ररी था, और बाबर का भी कंटेम्प्ररी था। इनफैक्ट बाबर ने वो जो किताब है अपनी तुजुकी बाबरी जो है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें कृष्णदेव राय की बहुत तारीफ भी करी है। तो कृष्णदेव राय का आप टाइम पीरियड याद रखिएगा। 2 साल पहले ही मेरे ख्याल से 2020 की 21 में क्वेश्चन पूछा था कि कृष्णदेव राय जो है वास्को डगामा का कंटेम्प्ररी है, जबकि ऐसा नहीं है, वास्को डगामा 100 साल पहले आया था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो कहने का कॉर्नवालिस। मतलब कि अगर आपको हिस्ट्री में टाइम लाइन,
अगर आपको हिस्ट्री में टाइमलाइन भी याद है, जैसे आपको अल्फांसो ड अल्बुकर्क का टाइमलाइन पता है, कृष्णदेवराय का भी टाइमलाइन पता है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो टाइमलाइन तो कम से कम करके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सो रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, तो क्या पूछ रहा है ये? परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल का था उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट नहीं, बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम थे, पढ़ते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू रैयत वारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज। मतलब इतनी दरिया दिली थोड़ी है भाई, इतनी फराख दिली, इतनी इतने बड़ा दिल नहीं है मतलब ब्रिटिशर्स का, कि वो मतलब बैड हार्वेस्ट हो गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गया तो दे दे आर लाइक ओ हो, ये क्या हो गया मेरे प्यारे इंडियंस के साथ, अब तो यार इनको हम एग्जेम्प्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगान पिक्चर देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मतलब एग्जैक्ट अगर नहीं भी पता हो तो आप ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमिक, जो यूपीएससी का जो थीम है कि इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है, उस पर यूपीएससी का फोकस रहता है, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ब्रिटिशर्स की वो तारीफ नहीं करेगा, वो खराब काम ही करेंगे। एग्रीकल्चर को वो खत्म ही करेंगे, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, वीविंग इंडस्ट्री है, उनको खराब ही करेंगे। तो यहाँ से आप वन को एलिमिनेट करिए। दूसरा क्या है? अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम जमींदारी। अब ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, हर जगह हर सोर्स में पढ़ते हैं कि अगर भाई टाइम से नहीं दोगे, 3 गुना लगान नहीं दोगे, ये लगान नहीं दोगे, तो जमींदारी तुम्हारी चली जाएगी। तो इसीलिए वो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड भाग जाते थे, और वो मतलब अपने अंदर भी लोग को असाइन करके, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करके उनको कोशिश करते थे कि किसी तरह दे दें ब्रिटिशर्स को जो भी रेवेन्यू देना है। तो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन था, बताइए सुमित भाई। हाँ सेम, इसका सिंपल लॉजिक है। रैयतवाड़ी सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो है लगान जो है जमींदारों से वसूलते थे, और जमींदार वसूलता था फिर पीजेंट से। रियोटवारी सिस्टम में डायरेक्ट पीजेंट से लगान वसूला जाता था। लेकिन सब सिस्टम में मेन बात ये थी कि आपको लगान का रेट जो फिक्स था वो देना ही देना है, चाहे आपकी फसल अच्छी हो चाहे खराब हो। एक्सप्लॉइटेशन तो था ही। हम्म। पहला ऑप्शन गलत है कि ये इतना दरिया दिल नहीं है ब्रिटिशर्स की, आपका अगर खेती खराब हो गई तो आपसे लगान नहीं लेंगे, तो यही तो रोना है सरकार। पहला ऑप्शन तो गलत है। हाँ। दूसरा वाला ऑप्शन है कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल द जमींदारी फेल टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी। तो एकदम सही बात है। जो जो आप absentee लैंडलॉर्डिज्म की बात की है, या फिर जब आप सनसेट क्लॉज। 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे, हम्म। जब 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉज ये भी है कि जो जमींदार डिस्ट्रेस में थे, जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी, उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करी फिर 1857 के रिवॉल्ट को। तो हम्म। ये इस रेवेन्यू सेटलमेंट के की वजह से ही वो हुआ था। तो हम्म। इसलिए टू वाला ऑप्शन तो हम्म। सही है। सही बात। हाँ, लीडरशिप प्रोवाइड करी, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि 1857 के जो बड़े जमींदार थे, वो वन ऑफ द फ्यू लोग थे जिन्होंने 1857 की विद्रोह का विरोध किया था। तो कभी कभी एक पीवाईक्यू, मेरे ख्याल से बहुत पुराना पीवाईक्यू है, उसमें ये पूछा था कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने 1857 का विरोध किया था। तो उसमें मेरे ख्याल से बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, और भी कुछ लोग, और कुछ लीडर्स थे, जैसे ये अपने सिंधिया लोग हैं, होलकर लोग हैं, इन लोगों ने मतलब विरोध किया था, मतलब ये ब्रिटिशर्स के साइड में थे। तो ये सब चीजें थोड़ा याद हम्म। रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके। सो देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। अब देखिए हिस्ट्री में मैं आपको एक वो बता दूं, एक ट्रिक मैं बता दूं, हिस्ट्री में क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट्स ज्यादातर गलत होते हैं। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि ये क्या लिखा है, देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। अब भाई उपनिषद एक दो किताब थोड़ी होगी, वो मतलब हजारों लाखों किताबें होंगी। उसमें मान मान लीजिए कि कहीं छोटा सा भी एक पैराबल लिख दिया गया है, तो उससे ये स्टेटमेंट जो है कि फिर डाउट में आ जाएगा। तो ज्यादातर हिस्ट्री में अगर कोई कन्विक्शन के साथ अगर बोल रहा है कि ये चीज नहीं होता है, तो ये 99% चांस है कि वो गलत होगा। मतलब वो बोल दे कि दिस पर्टिकुलर एनिमल इज नॉट फाउंड इन इन अक्रॉस एनी साइट इन इंडस वैली, या दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज नॉट, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो ज्यादातर वो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, नो पैरेबल्स इन उपनिषद, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया। उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराना। अब वही टाइमलाइन वाली बात, यूपीएससी को टाइमलाइन से बहुत प्यार है, तो
तो उपनिषद आप पढ़ते होंगे लेटर वैदिक पीरियड की में ये सब चीजें आई थी। और उपनिषदिक थॉट से ही, जो गुरु शिष्य परंपरा की हम लोग बात करते हैं, वहां से ही उपनिषद से मतलब क्वेश्चनिंग करने वाली जो बात होती है, वहां से ही श्रमणा ट्रेडिशन आता है, और वहां से ही बुद्ध और महावीर जैसे लोग निकलते हैं। और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था जो लेटर वैदिक पीरियड में, उसको चैलेंज करते हैं वो लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। और पुराणास की बात तो हम लोग मतलब यहाँ 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी में करते हैं, एडी में करते हैं, गुप्ता एज में करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बताइए सुमित भाई। अ, देखिए, जब आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, तो मेरी तरह मुझे लगता है कि 60-65% लोग होंगे जिनको पैराबल का मतलब ही नहीं पता होगा। हम्म। तो जब ऐसी चीज हो तो आप एक बार हिंदी ट्रांसलेशन को जरूर पढ़ें। अब सही हिंदी बात। ट्रांसलेशन में दिखता है नीति कथा, मतलब नीति ऐसी कथा। कहानी जिसका कोई नीति हो निकले, जिसका कोई समरी मोरल ऑफ द स्टोरी जैसे पूछा जाए। तो देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, उपनिषद में क्या कोई नीति कथा है ही नहीं क्या? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कहीं भी कोई नीति कथा होगी तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हम्म। और मांडुक्य उपनिषद में राजा जनक के थ्रू एक नीति कथा समझाई जाती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी नीति कथाएं उपनिषद में दी गई हैं। हम्म। और ये आप उपनिषद में ज्ञान की बातें हो रही हैं, तो बिना नीति कथाओं के ज्ञान की बातें कैसे हो सकती हैं? होनी चाहिए, नीति कथाएं तो होनी चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट करके भी आप यूपीएससी का जो वो अप्रोच होता है, माइंडसेट होता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब भी दे तो वो गलत हो ही जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उस हिसाब से इसको गलत कर सकते हैं। इसको गलत आप कॉमन सेंस से भी कर दिए, यूपीएससी के लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग से भी कर दिए, तो पहला ऑप्शन तो किसी भी केस में गलत है। दूसरे की बात करते हैं, उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणाज। यार पुराणाज तो हम देखते हैं कि गुप्ता काल तक भी कंपोज होते रहे हैं। और हम्म। उपनिषद लेटर वैदिक एज का फेनोमेना है। आदि शंकराचार्य और आचार्य ने भी उपनिषद की परंपरा को बढ़ाया है, उनसे पहले भी उपनिषद कंपोज होते रहे हैं। तो उपनिषद तो बहुत पहले कंपोज हुए हैं पुराना से, तो निश्चित बात है। और उपनिषद ज्ञान की बातें हैं, और पुराणाज में मिथिकल कहानियां हैं। मिथिकल कहानियां जो है हिंदू धर्म को फिर से रिवाइटलाइज करने के लिए बनाई गई थी, जो उपनिषद के बहुत बाद में हुई थी। तो दूसरा वाला सही है, उपनिषद बहुत पहले कंपोज हो गए थे। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। अब पहली बार मैंने इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का नाम सुना था, मैंने मान लिया कि भाई अगर यूपीएससी की नज़र में ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई अगर इंडिया मेंबर होगा तभी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं था मुझे, मैंने इसको जनरली इसको सही माना। अब क्या बोल रहा है, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। अब देखिए, कभी कभी यूपीएससी इतना खराब स्टेटमेंट बना देता है ना कि हंसी आ जाती है। मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर आपको एक दाना भी इंपोर्ट करना हो, मतलब यहाँ श्रीलंका में क्राइसिस हो रही है, पाकिस्तान में तो जन जन्मांतर तक क्राइसिस ही होती रहती है, नेपाल में क्राइसिस हो जाए, और आपको 2 बोरा आपको भेजना है मान लीजिए चावल, अब उसके लिए आपको इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का परमिशन चाहिए, मतलब आपको मेंबर होना पड़ेगा। मतलब ये मजाक चल रहा है क्या? ये तो सॉवरेनिटी पर इशू आ जाएगी। फिर तो क्या मतलब, ये उखाड़ के फेंक दो ये जो सॉवरेन वर्ड जो आपने डाला है प्रीएम्बल में, फिर तो सॉवरेनिटी पर चैलेंज आ जाएगा। तो बहुत वाहियात स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 को गलत करिए। और मैंने बोला कि दोनों स्टेटमेंट गलत होने की प्रोबेबिलिटी जनरली गलत होता है यूपीएससी का। तो मैंने पहले स्टेटमेंट भले ही मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने उसको जनरली सही मान के वन ओनली मारा था, और ये सही भी है। बताइए सुमित भाई। हाँ, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल इससे पहले मैंने सुना भी नहीं था। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है तो उसके मेंबर कौन लोग होंगे? या तो वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हों या सबसे बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर हों, वही हम्म। तो होंगे। वरना ग्रेन काउंसिल का मतलब ही क्या कि उसमें वो लोग नहीं हो? तो यार इंडिया राइस का सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया वीट और राइस का वन ऑफ द बिगेस्ट जो है प्रोड्यूसर है। तो इंडिया को तो होना ही पड़ेगा इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर। तो इंडिया तो है इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है तो इंडिया उसका मेंबर है, ये भी निश्चित बात है। तो पहला तो सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, कंट्री नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। यार खाने का सामान है, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको छोटे से छोटे देश में भी करना पड़ सकता है किसी भी कैलेमिटी के टाइम पे, जैसा कृपा भाई ने कहा। तो जरूरी नहीं है कि आप उसके मेंबर हो तभी। ऐसे तो हर देश कुछ ना कुछ फूड आइटम किसी न किसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता ही है। 195 कंट्री अगर यूएन में है तो सारे करते हैं एक दूसरे से फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो क्या सबको फिर इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का मेंबर बना दो? फिर हम्म। इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का महत्व तो क्या रहेगा जब उसके सारे सारे कंट्रीज के मेंबर ही हो गए? तो फिर रहे या न रहे ऐसी काउंसिल, क्या ही मतलब है? तो हम्म। दूसरा ऑप्शन तो गलत है, पहला ऑप्शन सही है। तो वन हम्म। वनली होगा। तो बहुत कॉमन सेंस से सवाल हो जाते हैं यार। अब एक अप्रोच तो ये होगा कि कोई बंदा एग्जाम में इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल पढ़ा,
फिर सर पे हाथ रख लिया, अरे यार ये तो मैंने पीटी 365 में भी नहीं पढ़ा था, हम्म। ये मुझे क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया था, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बिल्कुल। अब यूनेस्को हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट रहा है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, आपको पता होने चाहिए कल्चरल में क्या क्या आता है और नेचुरल में क्या क्या आता है। कंचनजंगा दोनों कल्चरल नेचुरल, ये सब चीज़ें आप याद रखिए। तो अब ये लेटेस्ट करंट अफेयर का न्यूज़ था। यूनेस्को यूपीएससी का फेवरेट है। अब आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ये लकीली मुझे पता था कि ये गरबा डांस है, तो वहां से मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। बताइए इसमें। हाँ मतलब ये भी क्वेश्चन सही हुआ था मेरा, गरबा डांस। और ये ऐसे सही हुआ था कि उस टाइम मैं यूपी आर ओ की प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। वो एग्जाम हुआ, वो एग्जाम कैंसिल भी हो गया, दोबारा एग्जाम होना है। तो उसके लिए वन लाइनर्स करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आई दृष्टि करके घटना चक्र की किताब आती है, उसके वन लाइनर्स में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था, ये मुझे लकीली याद रह गया था। हम्म। तो वहां से ये सही हो गया। ये आपका अगर गलत भी हो जाए तो ये, क्योंकि इस तरह का करंट अफेयर, वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर हो सकता है सबको हमेशा याद न रहे। तो ये गलत भी हो जाए, न भी आए, तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज ये नहीं है। डिसाइडर, ये आपका वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, इसमें अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। अब बेसिक लक्ष्मीकांत का सवाल है, मेरे ख्याल से चैप्टर चैप्टर 2 या 3 में आपको आराम से मिल जाएगा। पॉलिटी के एक दो सेक्शनल आप लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो नॉर्मल इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली नहीं, इतना तो एक्सपेक्टेड है कि पॉलिटी अगर आप तैयार, पॉलिटी तो भाई तैयार करनी है और लक्ष्मीकांत उसमें तैयार करना है, तो वहाँ ये सब चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। तो ये डी हो जाएगा। बताइए सर। लक्ष्मीकांत पढ़िए, और कम से कम 10 बार पढ़िए। हम्म। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, उसमें साफ साफ पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का। हम्म। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चूज होने से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने तक पूरा दिया हुआ है, और आपको टाइमलाइन डिट्टो चीजें याद होनी चाहिए, कब क्या हुआ कब। अगली बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जबकि शायद पूछा भी हुआ है कि नेशनल फ्लैग को कब हमने अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को कब हमने अडॉप्ट किया, हम्म। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने गए, कितने मेंबर्स जो है अपने ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरी से थे, सही कितने बात। मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। तो अब प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर का इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, नॉमिनेशन हुआ था क्या, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं। हम्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये एक्ट का सवाल तो आना ही है। कभी घूम फिर के वो 19 एक्ट पूछ दे, 35 एक्ट पूछ दे, चार्टर एक्ट पूछ दे, क्रिप्स मिशन पूछ दे, ये सब पूछना ही हर साल एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। बिल्कुल ये पहली लाइन ही होती है, लक्ष्मीकांत खोल के देखिए, पहली लाइन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाली यही मिलेगी। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अब ये वही होता है ना कि कभी कभी टॉपिक आसान क्वेश्चन देके आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि अरे ये तो आसान मिल गया, तो इसमें कभी कभी मिस रीडिंग हो जाती है, और यहाँ यही मेरे साथ हुआ। स्टेटमेंट नंबर 1 दिख गया मुझे, स्टेटमेंट नंबर टू भी मुझे सही लगा, क्योंकि मैंने ये लेजिस्लेचर पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, और जाहिर सी बात है डिफेंस और फॉरेन अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नर जनरल के वो आधिपत्य में होते हैं। तो मैंने लेजिस्लेचर में ध्यान नहीं दिया और हड़बड़ी में ये मेरा गलत हो गया। तो मैंने इसका 1 ओनली मार दिया था, जबकि ये दोनों सही है। बताइए सुमित भाई। 2023 में चार्टर एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, 2022 में फिर से ब्रिटिश इंडिया के एक्ट से क्वेश्चन आया। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि एक्ट्स तो हमें, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट अगर आप 1947 वाला छोड़ भी देते हैं, फिर भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक के सारे एक्ट ठीक से, उनके क्लॉजेस को ठीक से तैयार करके जाना है। उनके क्लॉजेस से क्वेश्चन पूछता है, उनके सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। इसमें जैसे पहला वाला ऑप्शन पढ़िए, कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, बिल्कुल ये तो बहुत आसान सी बात है कि ये तो सबको पता होता है, हालांकि ये फेडरेशन बन नहीं पाया था कॉन्सेंसस न बनने की वजह से, हम्म। लेकिन उस हम्म। एक्ट में ये फेडरेशन बनाने की बात तो हुई थी। तो अब 1935 के एक्ट को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, जैसे सेकंड वाला ऑप्शन पढ़िए, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, नहीं, रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट की बात की गई थी। जो रिजर्व्ड लिस्ट था उसको सिर्फ गवर्नर जनरल के अंडर रखा गया था, और डिफेंस फॉरेन अफेयर्स रिजर्व लिस्ट का पार्ट थे। तो दूसरा भी गलत होगा, पहला वनली सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपको करके जाना ही है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास। प्ले, अब देखिए लिटरेचर का क्वेश्चन हर साल, मतलब आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो खतरनाक क्वेश्चन ही रहेगा, वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो प्ले राइट भास
के बारे में पूछा था। काव्य अलंकारा के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। नाट्य शास्त्र मुझे पता था ये भरत मुनि ने लिखा है, और महाभाष्य मेरे ख्याल से ये पणिनि ने लिखा है। तो ये मुझे पता था। अब मध्यम वयोगा के बारे में मैंने नहीं सोचा, काव्य अलंकारा के बारे में मैंने नहीं सोचा। अब खेलना तो है ही, 50-50 का है। मैंने मध्यम वयोगा मारा था, मेरा सही हो गया था। बताइए सुमित भाई। हाँ, तो इसमें मुझे नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है ये बिल्कुल अच्छे से पता था, क्योंकि हम्म। मैं हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है, तो उसमें नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता है कि इसको भरत मुनि ने लिखा है। और फिर महाभाष्य जो है, इसको भास ने नहीं लिखा, ये मुझे अच्छे से पता, क्योंकि मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, तो वो कह रहा था कि अच्छा, महाभाष्य को देख के लोगों को लगता है कि इसको भास ने लिखा है, लेकिन इसको भास हम्म। ने नहीं लिखा है। तो महाभाष्य से मुझे पता था कि इसको भास ने नहीं लिखा है। बात करते हैं काव्य अलंकार की, वहां लिखा है प्ले राइट भास। भास नाटक ओ। लिखते थे। काव्य सही का बात। मतलब कविता होता है। हम्म। अलंकार मतलब कविता का अलंकार। तो कविता का अलंकार तो कोई प्ले राइट थोड़ी लिखेगा, प्ले राइटर नहीं लिखेगा। तो ए भी गलत हो जाएगा। तो सी, मुझे ये तो नहीं पता था कि मध्यम व्यायोग जो है भास ने लिखा है, लेकिन ऑप्शन बचा ही वही सारे एलिमिनेट करने के बाद, तो सी ही हम्म। आंसर सही है इसका। हम्म। यही यही गेम है। आप लोग थोड़ा समझिए कैसे वर्ड एसोसिएशन से हो सकता है आपका एक आध दो क्वेश्चन में ये चीजें गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन नेट हाँ, पॉजिटिव में ही आप रहेंगे। आपका कभी ये नहीं होगा कि मतलब इस वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें भरोसा रखिए थोड़ा। तो संघभूति, अब ये भी बहुत ही बाउंसर टाइप का क्वेश्चन था। हिस्ट्री, मैं इस मुगालते में रहता हूँ कि हिस्ट्री मेरा स्ट्रांग है और मैं हिस्ट्री अच्छे से तैयार करके जाता हूँ, लेकिन फिर भी यूपीएससी हर बार की तरह मुझे सरप्राइज ही करता है। तो संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना वॉज द ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन, मतलब सवाल का डेप्थ देखिए कि कमेंट्री, किसी किसी एक पर्टिकुलर वर्क पर कमेंट्री लिखा है, उस कमेंट्री का क्या नाम है। इस क्वेश्चन को जब मैंने तुक्का मार के जब मैं बाहर आया था और जब मैं चेक कर रहा था, चेक करते करते 20 मिनट लग गए, कहीं दिख ही नहीं रहा था मुझे यूट्यूब पे। तो मैंने इसका मतलब ये प्रजना पारमिता वाला ही मारा था, और ये गलत था मेरा। तो वही है कि यहाँ भी मैंने 50-50 में मारा, और यहाँ मैंने तो ये तो ब्लाइंड गेस मैंने किया था, तो एक में सही हो गया, एक में गलत हो गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। भैया ये एक तो मुझे यही नहीं याद है कि ये जो चार किताबें लिखे हैं ये किसने लिखे हैं। हाँ। तो इन पे कमेंट्री कौन लिखा है वो कहाँ से, तो ये मेरे औकात से बाहर नहीं, बहुत बाहर का सवाल था। हम्म। मैंने सीधा छोड़ दिया था इसको। ओके। तो मैंने रिस्क लिया ही नहीं एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए वही बात है, यूपीएससी, यूनेस्को यूपीएससी का फेवरेट है। तो जैसे विजयनगर फेवरेट है, वैसे यूनेस्को फेवरेट है। चाहे प्री में नहीं आएगा तो मेंस में आएगा, और कहीं नहीं आएगा तो वो इंटरव्यू में ही पूछ देगा। तो वो जो है कि आपको ये तैयार करके जाना है। क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज बाय यूनेस्को। अब यहाँ भी देखिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। ये देख लेना, 2023 पूछा है, तो थोड़ा ये सब चीजें ध्यान में रखा करिए। पहली बार में मतलब मैंने ये मिस किया था, लेकिन मुझे दिख गया था ये 2023। तो शांति निकेतन, अब देखिए, शांति निकेतन मुझे पता था कि 2023 के मेंस में जीएस 1 में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा था। और वो इसीलिए पूछा था क्योंकि शांति निकेतन को जो है कि 2023 में ऐड किया गया था, उसमें यूनेस्को में ऐड किया गया था। तो यहाँ से शांति निकेतन मुझे पता था। रानी की वाव, ये बहुत पुराना है, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा पुराना है, 2015-15 के आसपास ये ऐड किया गया था। तो ये मुझे यूनेस्को मैंने अच्छे से तैयार किया था, इसीलिए मुझे पता था। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा जानकार हूं मैं। तो सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ हॉयसलास, अब ये शांति निकेतन और हॉयसला दोनों साथ ही हुए थे, तो ये भी 23 में था। ये भी मुझे पता था। अब महाबोधि टेम्पल, तो ये तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द अर्लीस्ट है ये। तो ये 23 में नहीं था, तो टू ओनली मारा था मैंने। बताइए सुमित भाई। हाँ, तो मुझे नहीं आइडिया था इसका। और मुझे तो लग रहा था कि ये तो चारों बहुत पुराने हैं, तो पहले ही कर लेना चाहिए था। यूनेस्को को इतना देर हम्म। वेट क्यों कर रहा था, तो बहुत दिमाग लगाया, नहीं पता चला इसमें। तो हम्म। लेकिन फिर मुझे ये पता था कि अगर ऊपर चार दिए हों, 1 2 3 4, देखिए चार दिया है, तो उसका हम्म। मोस्ट प्रोबेबली आंसर ओनली 2 होता है। और ऊपर 5 दिए हों तो उसका ओनली 3 होता है, तो मैंने ओनली 2 मारा था यहाँ पे। शायद हम्म। सही हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ओनली सही है टू क्या, ही ओनली सही। 2 हाँ इसका? बिल्कुल, ओनली टू सही है। ठीक है। ओके। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक ही करेंगे, और वी विल कंटिन्यू द सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई नो ये सीरीज थोड़ी सी लंबी हो रही है। हम लोग चाहें तो एक एक 1.5 घंटे में भी, 2 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो हम लोग लाइव इन्वायरमेंट में जो हम लोगों के दिमाग में बातें चल रही थी एग्ज़ाम देते वक्त, वो हम सब लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको सीखना है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, और देखिए कि एक एक क्वेश्चन पे इतने ज़्यादा अगर हम लोग अलग अलग ढंग से सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से आप भी सोच सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।